का जो टॉपिक है वो है अमराज़े वबाई एंड देयर मैनेजमेंट इन यूनानी सिस्टम। ये वेबिनार सीरीज हम लोग कर रहे हैं लगातार। कोविड के थर्ड वेव जो हमारा आ गया उससे निपटने के लिए कोशिश हमारी है कि इसके थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो भी काम हुआ या जितने भी पेपर्स, रिसर्च पेपर आए या जो हमारी गाइडलाइंस है उसको हम डिस्कस करें। पूरे इंडिया से जितने भी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इसमें कुछ भी लिटरेरी या फिर टीम को कंट्रीब्यूशन दिया, उनको हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें सब तक यूनिफॉर्मली सब तक पहुंच जाए। एक दूसरा प्रोग्राम हम साथ में यहाँ ओपीडी एरिया में कर रहे हैं, जिसका होता है कि जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल प्रेमिसेस में और उनके अटेंडेंट और अपने खुद के स्टाफ के लिए, जिसमें जो जनरल मेजर्स हैं कोविड-19 को लेकर उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके थ्रू डिफरेंट अलग अलग दिन पे मंडे और थर्सडे को अलग अलग स्पीकर्स उस पर बात करते हैं। वेबिनार के थ्रू हम लोग ने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें लगातार कोविड से रिलेटेड जितनी भी चेंजेस या फिर जो भी उपलब्धियां आई हैं यूनानी में, उसको हम कोशिश कर रहे हैं पूरे इंडिया से जोड़ कर रखें। आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अंजर आलम हैं। डॉक्टर अंजर जामिया हमदर्द से इन्होंने BUMS किया है 2010 में। उसके बाद इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया। फिर उसके बाद ICMR में इन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया। रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। फिर आपने MD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से करा और इनको एक इजाज़ हासिल है कि ये रेगुलर में सबसे पहले PhD है मौलजात से। उसके बाद आप वहीं पे पहले कुछ दिन के लिए आप लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है वो बीजापुर में, वहाँ आप लेक्चर के तौर पे पढ़ाते रहे और फिर अभी आप क्लिनिकल रजिस्ट्रार हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बैंगलोर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन आप जो है क्लिनिकल रजिस्ट्रार हैं। आपका रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आप पेपर की बात करें तो 100 से ज़्यादा इनके आर्टिकल्स हैं जो रिव्यू और रिसर्च पेपर्स हैं इनके। दूसरे बहुत सारे रिप्यूटेड जर्नल्स हैं जिसमें ये अभी आपको रिव्यूअर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। BMJ के ब्रिटिश जर्नल जो है उसमें है, वॉल्स क्लूवर्स हैं, निस्केयर हैं या फिर डेब्यूटर्स में ये रिव्यूअर के तौर पर हैं। बहुत ऐसी जगह पे यूनानी की रीच बढ़ाने में उस स्फीयर में जहाँ पे ज़्यादातर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे अंजर की मौजूदगी बहुत काबिल तारीफ है। और एक ये मतलब पाथवे है बाद के लोगों के लिए कि किस तरह से वो अपनी मौजूदगी अलग अलग जगहों पे अपने काम से, रिसर्च वर्क से यूनानी के प्रेजेंट कर सकें। तो इस मामले में इनकी एक्सपर्टीज़ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनके पेपर्स आए जो ऐसे स्फीयर्स में या ऐसे पब्लिकेशंस में गए जहाँ बहुत कम यूनानी के स्कॉलर्स की रीच है। यही वजह है कि जो कोविड के दौरान जब ज़्यादातर लोग खामोश बैठे थे या फिर समझ नहीं पा रहे थे हमें क्या करना है, 3 से 4 पेपर इनका कोविड से रिलेटेड आया, जिसमें रिसर्च के पहलू से भी, क्लिनिकल रिसर्च से भी इनका पेपर था और रिव्यू और फिर कुछ मेटा एनालिसिस टाइप की चीज़ें भी इन्होंने करी इस पे। आज का जो लेक्चर है अमराज़े वबाई एंड देयर मैनेजमेंट इन यूनानी मेडिसिन, इस पे इनका लेक्चर होगा। और दूसरे जो पेपर्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं या फिर जो इनका पब्लिश हुआ है, कुछ पेपर आने वाला भी है, उससे रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे। खास के जो PG स्कॉलर्स, जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं इस वेबिनार से, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप कीनली इनको सुने और जो भी आखिर में जो क्वेश्चंस आपसे बन पाता है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप बाद में इनसे डॉक्टर अंजर से पूछ सकते हैं। तो इस सेमिनार वेबिनार को बाकायदा आगाज करते हुए मैं हमारे बीच अभी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हैं तौहीद किबरिया साहब, जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है इस वेबिनार सीरीज के। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सर डॉक्टर अंजर आलम जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं उनका सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अंजर साहब कि आप जो है इसमें शामिल हो और इसके लिए आपका वेलकम किया जाता है। आपके बारे में तनवीर साहब ने जो डिटेल बताया, हम समझते हैं कि ये बहुत कम ही लोगों में कोई इजाजत हासिल हुआ कि इतने कम वक्फे में इस यंग यस्टर में जो है इतना काम आप जो है करके आगे बढ़ाए और उम्मीद करते हैं कि इस पर आप काम करते रहे। चूंकि कोविड का मामला चल रहा है और इस पर तनवीर साहब से बात हुई कि खास तौर से वैसे ही लोगों को हम लोग इनवाइट ज़्यादा कर रहे हैं जो इससे कंसर्न अभी काम कर रहे हैं। तो अमराज़े वबाई और मैनेजमेंट के ताल्लुक से जो आपने टॉपिक लिया बहुत ही अहम है और इसका ताल्लुक जो है कोविड से भी है और हम समझते हैं कि आज के सिनेरियो में ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कोविड से कंसर्निंग यूनानी में क्या क्या काम हो रहे हैं और क्या क्या रिसर्च पेपर
तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना जो है वेबिनार शुरू करें। थैंक यू सर। डॉक्टर असगर, डाइस इज योर्स अस्सलाम नाउ। वालेकुम एवरीवन। वंस। इस मकाम तक पहुंचने में हमारे तनीर भाई का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब मैं एनआईएम में आया था उन्होंने काफ़ी मुझे मदद किया है, शुक्रगुजार हूँ। और मेरे नज़दीक तो जो भी हमारे सत्याग्राम है या तालीम है, मैं चाहता हर किसी से सीखूँ। एजुकेशन और लर्निंग जो है टू वे प्रोसेस है। जैसे फ्लोरीन की ज्यादती से दांत पर खराबी होती है और कमी से भी खराबी होती है। तो ओवरऑल शुक्रगुजार हूँ एवरीवन के जो आज के वेबिनार सीरीज में जुड़े हैं। जो मेरा टॉपिक है रिफ्लेक्ट कर रहा है अमराज वबाई एंड दियर यूनानी मेडिसिन। डायरेक्टली हम जो है कोविड की बात नहीं करेंगे। अगर कोविड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे लिए लिमिटेशन होगा, और अमराज वबा की बात करेंगे तो लिमिटेशन नहीं होगा, इन्फिनिटी तक भी हम जा सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो है अपने आप में एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है। पहले तो हम ये बताएंगे अमराज वबा या अमराज वबाई है क्या। वबा जो एक अरबिक वर्ड है, जिसको गौर से देखा जाए, उसके मानव मफहूम में बताया जाए, कोई भी चीज जो तेजी से फैले, यानी इट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ स्पीडी एंड विच में लीड्स टू फैटल। ऐसे चीज जो तेजी से फैले और दूसरी जगह जाए और उस मकान तक पहुंचकर वहां के लोगों को हलाक कर दे, वही वबा है। तो मॉडर्न में और यूनानी में वो आसमान व जमीन का फर्क है। कुछ चीजें कहीं पे लिमिटेशन है, मैं उसको सबको बताऊंगा। पहले तो हम चलते हैं अमराज वबाई की तरफ। उससे पहले अमराज वबा बात करेंगे कि अमराज वबा जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। ये अप्लाइड होता है हर तरह के एपिडेमिक और पेंडेमिक सिचुएशंस के लिए। लेकिन हमारे किताबों में जब वबा का तज़किरा आया या यूनानी लिटरेचर में वबा का तज़किरा आया, ये एपिडेमिक के लिए है, पेंडेमिक के लिए नहीं है। इसलिए अतिब्बा जब उस टाइम पे लिखे, उस टाइम पे हवाई जहाज नहीं था, लोग एक जगह से दूसरी जगह उस तरह नहीं जाते थे, इसीलिए पेंडेमिक वर्ड नहीं था। वो क्या था, एक ब्रॉड टर्म था वबा, लेकिन ट्रांसलेट करके एपिडेमिक की तरफ ले आया गया। और एपिडेमिक और पेंडेमिक में काफी फर्क होता है। जब पार्टिकुलर प्लेस में यानी पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर टाइम में लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अगर अफेक्ट करता हो और वो फेटल हो, तो वही हमारा क्या है, एपिडेमिक है। और पेंडेमिक जो ग्लोबली हो, तो इसका मतलब है कि अमराज वबा जो है एक ऐसा टर्म है, चाहे एपिडेमिक हो या पेंडेमिक हो, हर चीज के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स में जाएं, बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसका तज़किरा यूनानी में है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी भी है जो अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में उसके आने के इम्कानात हो। जैसे स्मॉल पॉक्स हर किसी को पता है, खसरा के बारे में पता है, ताउन के बारे में पता है। हमीर सैफी एक ऐसी बीमारी है, ये भी वबाई मर्ज है। इन्फ्लुएंजा भी है, निफा भी है, इबोला भी है, जिका है, कोविड है। तो निफा, इबोला, जिका और कोविड अगर हम खोजेंगे हमारे पास नहीं मिलेगा। हमें स्मॉल पॉक्स भी मिल जाएगा, मीजल्स भी मिल जाएगा, प्लेग भी मिल जाएगा, हमीर सैफी भी मिल जाएगा, इन्फ्लुएंजा भी मिल जाएगा। लेकिन हमारे अमराज वबा में, हमारी किताबों में ये सब तज़किरा है, जिसके बारे में जो रिनाउंड यूनानी साइंटिस्ट है उन्होंने काफी एक्सप्लेन किया है। कुछ लोगों ने इसको हुम्माई वबाई से भी तज़किरा किया है और साफ इन्होंने जाहिर किया है कि हुम्माई वबाई इज एन एक्सट्रीमली रिगरस लीथल फीवर दैट इज काउज्ड ड्यू टू मॉर्बिड ईयर्स। अब देखिए, असबाब वबा में देखेंगे तो हवा में भी तगय्युरात, हवा के अंदर चेंजिंग हो सकता है, अदर क्वांटिटी में या क्वालिटी में। इसी तरह पानी में तगय्युरात, इसी तरह मिट्टी में तगय्युरात, इसी तरह आसमानी उमूर में तगय्युरात। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जब हवा में तगय्युरात हो, चेंजिंग हो, क्वालिटी ऑफ एयर में चेंजिंग हो, यानी हवा के अंदर फसाद लाक हो जाए, उसकी जौहर में तब्दीली हो जाए, तो ज्यादा खतरनाक होता है। जब भी अमराज वबा हुआ करता है, हवा फासिद हुआ करता है। इसी तरह जो भी आज के दौर में हम कहते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज, लेकिन हमारे पास तादिया है, मुतद्दी के ताल्लुक से कहते हैं। क्यों होगा? जब हमारे जिस्म में हरारत भी हो, रतूबत भी हो और अज़ाम खबीसा भी हो। यूनानी कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि वबा या एपिडेमिक या पेंडेमिक या इन्फेक्शन, इसके लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहले क्या है? हरारत। अगर हरारत ना होगा तो माइक्रोब्स कभी ग्रोथ नहीं करेंगे। और उसके साथ क्या चाहिए? रुतूबत चाहिए, ह्यूमिड चाहिए, मॉइस्ट चाहिए। और साथ में क्या है? अज़ाम खबीसा, ये माइक्रोब्स। अज़ाम खबीसा ये भी एक बड़ा टर्म है।
चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो या वायरस हो या फ्यूचर पर्सपेक्टिव में कोई न्यू और वेरिएंट आए। तो ये तीनों चीज जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब हमारे पास जो ताजिया का कॉन्सेप्ट है उसमें भी जाएं तो हरारत, रतूबत और असाब खबीसा का तज़किरा है। इन सब को मैंने समेटा है एक फिगर में जो अपने आप में इंडिकेट करेगा जो नेक्स्ट आने वाला है। अब देखिए इस फिगर में जो अप लेवल है उसमें है सार्स कोविड के बारे में बताया मैंने, फिर कोविड-19 के बारे में बताया, फिर सिम्टम्स ऑफ कोविड बताया, फिर ये ट्रांसमिशन कैसे होता है ये बताया। लेकिन तिब्बी यूनानी नुक्ता नजर में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या है, असबाब का तज़किरा होता है। तो सबब के बगैर मर्ज हो ही नहीं सकता है, मींस विच अपीयर्स फर्स्ट, सबब वो है जो मुकद्दम हो, जो पहले हो, मींस सबब के बगैर मर्ज हो ही नहीं सकता है। तो असबाब वबा में 4 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, एयर, वाटर, अर्थ, सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे एयर, हवा में तगय्युरात, हवा में जब फसाद लाक हो, और ये फसाद लाक क्यों होता है, इसके बहुत सारे असबाब होते हैं। इसी तरह पानी में तगय्युरात, पानी में भी फसाद लाक हो सकता है, पानी में भी तब्दीली हो सकता है। इसी तरह जमीन जो अर्ज है, जो अर्थ है, इसमें भी हो सकता है कुछ मर जाए या बायोलॉजिकल वार हो जाए या कोई डेड बॉडी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये जो अर्थ है इसको भी बैलेंस होता है सेलेस्टियल बॉडीज से। तो शेख के नजदीक असबाब वबा 4 होते हैं, हवा में तगय्युरात, पानी में तगय्युरात, जमीन में तगय्युरात और आसमानी उमूर में तगय्युरात। जब ये इसके बैलेंस बिगड़ जाए, तवाज़ुन बिगड़ जाए तो अमराज़े वबा होता है, यानी एपिडेमिक डिजीज होता है। इन चारों असबाब में देखा जाए इसमें एयर का ज्यादा रोल है, एयर का ज्यादा रोल है। और अतिब्बाओं ने खास करके बताया है कि इसको हम अगर मैनेज करेंगे तो कैसे करेंगे। कि क्वारंटीना वर्ड की बात मुझे किताब में मिला नहीं है, लेकिन ये वर्ड मिलता है, जो भी मुब्तला हो अमराज़े वबा में, जो भी मुब्तला हो, जो जहां रहे तो वहीं रहे, वहां से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो, अपने आप को आइसोलेट कर ले उस वक्त तक जब तक ये मर्ज खत्म ना हो जाए। तो यही है क्वारंटीना, ये क्वारंटाइन। दूसरी बात, मैनेजमेंट के साथ ये कहा गया है जब भी आप आइसोलेट करते हैं अपने सराउंडिंग को, अपने माहौलियात को, अपने इन्वायरमेंट को आप क्या करें, फुमिगेशन करें। फुमिगेशन जब भी हम करेंगे, बखूर जब भी देंगे, धुनी जब भी देंगे, वो क्या होगा, ऐसी दवाओं का शनाख्त करेंगे या ऐसी चीजों का शनाख्त करेंगे जिसके अंदर खुशबू हो और वो ज्यादातर धुआं दे, क्योंकि धुआं का जो है खुद जो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। और जिन दवाओं का हम फुमिगेशन करते हैं वो दवाएं जो होती है, रिसर्च में ये मालूम हुआ है कि जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो खास करके क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। जब हम एंटी माइक्रोबियल कहेंगे, चाहे उसमें वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, फंगस आ जाए या फर्दर कोई न्यू वेरिएंट पार्टिकल्स भी आ जाए, ये सब हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ फुमिगेशन के साथ साथ ये भी है, मशरूबात का तज़किरा किया गया है और खाने पीने के लिए भी, छिड़काव के लिए विनेगर जिसे बोलते हैं सिरका, जब भी खाना पीना हो सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए। उस टाइम पे अतिबा ने बताया सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए। आज के दौर में साइंटिफिकली हम कैसे बताएंगे कि इसका सिरका का इस्तेमाल करने से फायदा क्या होता है, क्योंकि सिरका है, ये एसिड है, ये हमारे पीएच को, बॉडी की जो ब्लड का पीएच है उसको मेंटेन करेगा, बफरिंग एक्शन का काम करेगा और ये खुद अपने आप में एंटी माइक्रोबियल का भी काम करता है। इसी तरह तिरियाक के बारे में, एंटीडोट्स, तिरियाक भी कहते हैं, खास करके बहुत सारे तिरियाक है और अतिबा ने कुछ तिरियाक स्पेशल क्या है, तिरियाक वबा, जमुर्मुखी है, जाफरान है, एल्वा है। तो एल्वा जो है 2 हिस्से लेंगे और जाफरान 1 हिस्सा लेंगे, मुरमुखी 1 हिस्सा लेंगे, ये तिरियाके क्या है, वबाई है, जिसका जुजे खास जो है मुरमुखी है। इसी तरह डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बताया है कि जब भी अमराज़ वबा हो या वबाई कंडीशन हो या हालात हो तो क्या नहीं लेना चाहिए और क्या लेना है। मिल्क, शेफ ने कहा है दूध, मीठी चीजें, रोगनियात ममनू है, ठीक है, दूध नहीं लेना चाहिए। मैं बताऊंगा दूध क्यों नहीं लेना चाहिए। जब भी अमराज़ वबा हो या सीने की अमराज हो तो कोशिश की जाए कि दूध ना लें। इसी तरह ऑयल भी नहीं लेना चाहिए, रोगनियात भी नहीं लेना चाहिए, गोश्त भी नहीं खाना चाहिए और शराब भी नहीं लेना चाहिए, मीठे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें खास वजह यह है कि मीठे चीज इसके अंदर इंट्रोपी ज्यादा होगा, हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा और माइक्रोब्स को ग्रोथ करने में मदद मिलेगा। ऑयल्स
जब ऑयल्स होगा ये ल्यूकोट्राइन्स का सेक्रेशन को बढ़ाता है। इसी तरह मिल्क का सेक्रेशन, जैसे कि हम मिल्क लेते हैं तो वो भी क्या करता है, ल्यूकोट्राइन्स का सेक्रेशन को बढ़ाता है, और जिससे क्या होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म बढ़ता है। मीट भी तो इस फिगर में पूरा आ जाएगा। अब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, ज्यादा बताएंगे नहीं कि सिम्टम क्या हर किसी को पता है। तो मेन एम ऑफ द ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, जो हमारे जिस्म में एबनॉर्मल फ्लूइड्स है उसको हम कैसे कम करें, कैसे करें। तो हमारे पास जो पहला है, इस्तिफ्राग करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारे जिस्म में जो गैर तबी रतूबात हुआ है, जो फ्लूइड्स हुआ है, उसको हम इस्तिफ्राग करें। अब इस्तिफ्राग के बहुत सारे जराए होते हैं, सारे इस्तिफ्राग को हम करा नहीं सकते हैं। हालांकि अतिबा ने लिखा है फर्स्ट के बारे में, आज के हालात जो है वबा के दौरान हम फर्स्ट को नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन है। अब इस्तिफ्राग तय करना चाहिए, इसहाल करना चाहिए, ठीक है। तखफीफ, कमी करना है किस चीज में, मशरूबात का कमी करना है, मशरूबात का कमी करना है। जिमा क्वाइटस नहीं करना है, हरकत में कमी करना है। इस्तिफ्राग में तो आ गया कि जब भी एबनॉर्मल फ्लूइड्स हो, बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज हो, उसको तनकिया की जाए, और तनकिया के जो तबी जराए है उसको किया जाए। जब वो मुनासिब ना हो तो गैर तबी जराए इस्तेमाल की जाए। और तखफीफ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा है। जब तक हम तखफीफ नहीं करेंगे, चाहे तखफीफ ये जो हो हरकत में हो, इसी तरह खाने पीने में हो, माकुलात में मशरूबात की बात करें, या फिर जिमा में करें, या किसी और चीज में करें, तो तखफीफ जरूरी है। और तजफीफ इसलिए जरूरी है कि मैंने इससे पहले भी कहा कि माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, हरारत चाहिए और रतूबत चाहिए। माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए चाहिए हरारत और रतूबत। सिर्फ हरारत से माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर सकता है जब तक कि रतूबात ना हो, और जब तक माइक्रोब्स ना आए और ये तीनों शामिल ना, ये ट्रायड ना हो, तब तक जो है एपिडेमिक, पैंडेमिक या इन्फेक्शियस नहीं हो सकता है। तो तजफीफ करना है, मुजफ्फिफात करना है, तो इंसान को खाने पीने से लेकर अपने माहौलियात तक क्या करना चाहिए, रतूबात में कमी करना चाहिए। अगर पीने का दिल भी करे तो सिरके शामिल करके कुछ ले, मशरूबात ऐसे ना ले, मिल्क तो लेना ही नहीं चाहिए। अब मॉडर्न साइंस के पास हम जाएं कि हमारा बॉडी जो कंट्रोल होता है दो चीज से होता है बेसिकली, एक तो नर्वस सिस्टम से, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से और इंडोक्राइन सिस्टम से। और इंडोक्राइन सिस्टम जब भी हमारे बॉडी को कंट्रोल करेगा, डायरेक्टली नहीं करता है, ये टोटली डिपेंड होता है कि केमिकल सब्सटेंस पे, और जिसे क्या कहते हैं केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। ये मैसेंजर जो होता है, बहुत सारे मैसेंजर होते हैं, जो ऑटोक्राइन भी होता है, जिसका मैं मिसाल बताऊंगा। इसके अलावा इंडोक्राइन मैसेंजर भी होता है और अदर्स मैसेंजर भी होते हैं। लेकिन ये ऑटोक्राइन मैसेंजर हमारे बॉडी में खास करके वबा के दौरान जो है लंग्स के सरफेस एरिया से पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं ल्यूकोट्राइन्स। क्योंकि जब भी रतूबात बढ़ेगा, अब अक्सर देखा होगा नजला जुकाम सर्दी खांसी वाले जो है ज्यादा मुब्तला होते हैं कोविड में या अदर एपिडेमिक या पेंडेमिक सिचुएशंस में। क्योंकि इनके लंग्स के एरिया में जो होता है ल्यूकोट्राइन्स ज्यादा बनता है। तो ये ऑटोक्राइन्स होते हैं, ये सेल्फ वहां पे निकलेंगे, वहीं निकल के वहीं डिस्ट्रॉय करते हैं। अक्सर कभी कभी क्या होता है, किसी घर में डेथ हो गया वो कोविड में, तो वो रोने से क्या होता है, आंसू निकलते हैं, जिसकी वजह से उनके नजला जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी क्या करता है, ये म्यूकस प्लेग बना लेता है। ये म्यूकस प्लेग क्या करता है, लंग्स के जो एरिया को घेर लेता है। जब ये घेर लेता है तो घेरने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है। तभी हम कहते हैं, अक्सर कोविड में ये देखा गया है कि किसी इंसान को कोविड पॉजिटिव मिला है और सुनते ही जो है उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन घट रहा है, इससे पहले नहीं घट रहा था। क्योंकि जब वो सुनता है या फिर स्ट्रेस में जाता है, ये ल्यूकोट्राइन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और आज के दौर में हम बलगम का भी तस्वीर कर सकते हैं, गैर तबई बलगम की तरफ भी जा सकते हैं, बलगम हुलू की तरफ भी जा सकते हैं, बलगम हुलू की तरफ भी जा सकते हैं, बलगम माले की तरफ भी जा सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे इंसान जो है रोए धोए या साइटोकाइन स्टॉर्म का लेवल बढ़े, तो ये म्यूकस प्लेग बनाता है, ये बलगम गैर तबई बलगम सेक्रेशन होता है, जिसकी वजह से लंग्स का जो एरिया होता है वो कवर होता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है घट जाता है। इस घटने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों में रतूबात से दूर रखना चाहिए और तस्दीक करना चाहिए रतूबात से, और तस्दीक की तरफ ले जाना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ जब भी अमराज वबा हो
तो हम कहाँ रहें और कहाँ ना जाए, तो हमारा जो मकान हो, जो हाउसेस हो, या जिसमें हमारा मरीज रहता हो, हमें कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। दो चीज, एक तो या ड्राई होगा या फिर कूल होगा, हार्ड होगा या फिर बुरुदत, क्योंकि ये कुव्वत फाइला में आता है, और कुव्वत फाइला के साथ जब तक मुनफिला ना हो तो मुरक्कब बन नहीं सकता है। तो हरारत से भी माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो सकता डायरेक्टली एलोन। इसी तरह कोल्डनेस, इसीलिए हम क्या खाने पीने के सामान जो मीट रखते हैं फ्रिज में रखते हैं, कोल्ड, ज्यादा कूल होगा तो वहां भी माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो हमारी किताबों में जो बताया गया है, जहां भी हमारा मकान हो या तो बिल्कुल ड्राई एरिया में हो या फिर ऐसे कूल प्लेस हो जहां पे असा में खबीसा ना पहुंच सके। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए, अपने मकान को, अपने हाउस को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि हमारा मकसद होता है जो हवा है, हवा जो है वो असबाब वबा में पहली चीज जो है हवा में तगदुरात। तब हवा अगर फासिद होगा तो चांसेस ज्यादा होंगे, तो हवा को हमको प्यूरिफाई करना है। अब ये प्यूरिफाई हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा मकान है उसको कूल कैसे करें, और हम कौन सा फल इस्तेमाल करें, कौन सा मेवाजात इस्तेमाल करें जिसका मिजाज क्या हो, बुरुदत की तरफ राइज हो। सिट्रस के बारे में कहते हैं उतरुद ना, इसी तरह सेब के बारे में कहें, या फिर कोल्ड एरोमेटिक्स, ऐसी चीज है खुशबूदार हो, जैसे गुले बनफ्सा है, गुले नीलोफर है, बैद मुश्क है। अब एक चीज और है, बैद मुश्क, आपने देखा होगा कोविड के दौरान एक लैंसेट पेपर ने रिलीज किया था कि जब भी कोविड का सिम्टम होता है और साइटोकाइन का लेवल रिलीज होता है, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे लोगों में प्लेटलेट का लेवल बढ़ता है जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ता है तो क्लोटिंग ज्यादा होता है, देखा गया है कि क्लोटिंग ज्यादा होता है। अब क्लोटिंग ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या लिखा है, क्लोटिंग के ताल्लुक से लिखा है, लेकिन मॉडर्न वाले क्या करते हैं, इकोस्प्रिन देते हैं क्लोटिंग के दौरान क्या दिए हैं, इकोस्प्रिन दिए हैं, सैलिसाइलिक एसिड, और हमारे पास तो पहले से है अर्क बैद मुश्क के अंदर क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड होता है। मींस ब्लड थिनर होना चाहिए, ब्लड थिनर होगा, जो ऐसी दवाएं जो ब्लड थिनर का काम करते हैं, वो बलगम का भी तख्ती करता है, बलगम का तख्ती करता है। जब बलगम जो है रकीक हो जाए और गलीज ना हो, म्यूकस प्लेग ना बनाए, तो भी नहीं होगा और सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो मॉडर्न में क्या ये इकोस्प्रिन देते थे, 150 mg इस्तेमाल करते थे ताकि क्लोटिंग ना हो और सांस लेने में दिक्कत ना हो। लेकिन देखिए अतिबाव का सोच को देखिए, ठीक है, उनके रिसवाई कहां तक थी, उन्होंने बैद मुश्क को लिखा है अपनी किताबों में। बैद मुश्क जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, सेलिक्स अल्बा या सेलिक्स कैप्रिया, सेलिक्स अल्बा या सेलिक्स कैप्रिया, उसके अंदर क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड होता है। इसी तरह ब्रांचेस ऑफ कोल्ड ट्रीज को भी रखना चाहिए और ऐसी साख को रखना चाहिए जिनका मिजाज मोतदिल की तरफ हो और एंटी माइक्रोबियल भी हो। जैसा कि अतिबा ने बताया है, घर के दरवाजे के सामने या फिर खिड़की के सामने क्या करना चाहिए, नीम के शाखे लगाना चाहिए, लटकाना चाहिए। इसी तरह लखलखा में जो भी दवा इस्तेमाल करेंगे या नजुहात जो भी करेंगे, ये कॉल फ्रेग्रेंस होते हैं, ये वोलेटाइल्स होते हैं, ये एरोमेटिक होती हैं। हर वो चीज जो एरोमेटिक हो या वोलेटाइल्स हो या उसको सौद करने की कैपेसिटी हो या उड़ने की सलाहियत हो, वो क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। और इसका क्या करना चाहिए, फाउंटेन करना चाहिए, जो खुशबूदार दवा है इसको छिड़कना चाहिए। नजुहात जो है अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है कि छिड़कने के माने में भी आता है, कि जैसे कि नाखून में कोई चीज ले लिए यूं ऐसे कर दिए, छिड़कने माने में। तो उस टाइम पे जो है लोग लखलखा करते थे और नजुहात का इस्तेमाल करते थे ताकि जो है माइक्रोब्स फैले नहीं। शेल्टर्स का बात हो गया। अब हम बात करेंगे शेल्टर के साथ साथ खास तवज्जो दिया गया है कि एयर प्यूरिफिकेशन, हवा की इस्लाह हमें करना हो तो कैसे करना है, क्या जौहरी तगय्युरात है या कैफियत में तगय्युरात है। तो इसमें जो है फिर वही बात, ड्राइनेस को हम कैसे लाएं और क्या करें जिसकी वजह से हमारा जो है इन्फेक्शन रुक जाए। तो एयर प्यूरिफिकेशन के लिए अतिबाओं ने बताया ऊद खाम, अंबर, कुंदुर, मुश्क है, कुशसीरी है, संदरूस है, हिंग है, अलके करनफिल है और अलके बतम है, लादन अभी मिलता नहीं मार्केट में, पहले मिलता था, पाकिस्तान की कुछ जगहों में है, जाफरान है, छरीला है, गार है, नागरमोता है, इजघर है, अबल है, वज है, ये सब इस्तेमाल क्या करते थे अतिबा। और आज के दौर में भी जब गल्फ कंट्री में जाएंगे तो वहां पे जो है रूम फ्रेशनर इन सब दवाओं के मिलते हैं। इसी तरह संदल है, काफुर है, पोस्त अनार है, तुफा है, आस है, बही है, आबनूस, तो इसका भी हम कर सकते हैं बखूर।
और कोशिश करना चाहिए इन ऐसी दवाएं जो खुशबूदार हो, ऐसी झाड़ियां, ऐसी सर्ब्स जिनको हम जलाएंगे, जिससे धुनी देंगे, इससे हवा क्या होगा, हवा की इस्लाह होगा। तो एयर प्यूरिफिकेशन का ये है। इसी तरह गिजा, डाइट के बारे में, डाइट में तो स्पेशल सेट ने जो है बताया गया है कि जब भी अमराज से वबा हो, गिजाओं से परहेज करना चाहिए। ऐसी गिजाएं जिसके में रुतूबत ज्यादा हो, अगर गिजाएं लेने का दिल करे तो स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में गिजा लेना चाहिए। और वो गिजाएं क्या होना चाहिए, तुर्श होना चाहिए, और जिसमें तुर्श में सिरका शामिल किया गया है। या फिर अगर गिजा खास करके ऐसी पेशेंट जिसको एनोरेक्सिया हो तो वहां पे तुर्श चीजें देना चाहिए। और क्योंकि खास करके ये देखा गया है वबा के दौरान जो है हवा में जो फसाद लाक होता है या फिर जमीन में फसाद लाक हो, तो इसके वजह से जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में वक्त कम लगता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गिजाएं कम लेना चाहिए। अगर लेने का दिल भी करे तो हमें तुर्स चीजें लेना चाहिए और कम मिकदार में लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम गिजा ज्यादा लेंगे तो हमारा तबीयत जो है गिजा की तरफ चले जाएगा और मर्ज की तरफ रुजू नहीं होगा, जिससे हमारे जिस्म में क्या होगा, जो कुव्वत मुदाफियत है वह वीक हो जाएगा और हमारे जिस्म का तबीयत जो है गिजा को हजम करने में लग जाएगा। उसके दौरान क्या होगा, मर्ज का जो है जोहरी अलामत है वो गालिब हो जाएगा। उस गालिब होने की वजह से क्या है, मर्ज जो है अपना हुकूमत जाहिर करेगा, जिसकी वजह से जो है हम मर्ज से लड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए और गिजाएं लेने से इम्तिला होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इम्तिला जो होगा, या इम्तिला बिलकुआ या फिर बिलउया, अब इस तरह होता है। तो जब इम्तिला होगा वहां पे क्या होगा, कंजेशन होगा, मादा रुकेगा और ये साइटोकाइन या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होंगे, वहां पे इस्तेमा होगा। उस इस्तेमा के होने की वजह से वहां पे क्या होगा, फसाद लाक होगा, वहां पे सेप्टिसीमिया भी हो सकता है और टॉक्सीमिया भी हो सकता है, और क्या होगा, तंगी तनफुस भी होगा। अब ड्रग्स की बात करते हैं। जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं वो दवाएं जो है मुफरदात के शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं और मुरक्कबात के शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो मैं बताऊंगा जो दवाएं हैं वो ज़्यादातर मुफरदात के शक्ल में बताऊंगा, और ये नुस्खे जात में शामिल होंगे और जोशांदे की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो जिसके लिए हम दवा इस्तेमाल करेंगे, किस शक्ल में इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए डायरेक्ट अगर हम कोविड की बात करेंगे तो हम हर दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बाउंड्रीज है, मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर वबा की बात करेंगे तो हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं वबा के ताल्लुक से, क्योंकि किताबों में इससे तज़किरा है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश ये किया जाए वबा को मेन बनाया जाए टारगेट, उसके साथ साथ वबा के जिम्मे में जो है हम कोविड को लेके चले। तो जब भी हमें सस्पेक्टेड केस हो, जब भी सस्पेक्टेड केस हो या अनएक्सपोज्ड हो और असिम्प्टोमेटिक हो, तो वहां हमें क्या करना चाहिए या कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ये मिनिस्ट्री का भी गाइडलाइन है, या आप भी जानते हैं कि हर कोई जानते हैं बहीदाना के बारे में। बहीदाना, खत्मी, खुबाजी, सपिस्ता, उना। अब बहीदाना जो होता है, जिसे साइक्लोंगा कहते हैं, ये एक ऐसी दवा है जो म्यूसिलेज कंटेनिंग है। जो क्या होता है, म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग है जो कोटिंग करता है। इसी तरह खत्मी जो है अल्थिया ऑफिसिनलिस, ये भी कोटिंग करता है, खुबाजी भी कोटिंग करता है, और लहसूरा यानी सपिस्ता ये भी कोटिंग करता है। जब कोटिंग होगा तो जो माइक्रोबियल कांटेक्ट पीरियड होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको अटैचमेंट सरफेस एरिया से अटैचमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, मॉडर्न में देखेंगे तो जब भी कोटिंग होगा तो जल्दी वहां पे कोई भी चीज जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कोटिंग की वजह से वहां एक कवरिंग होगा, एक लेयर दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर, ये हिफाजत करेगा, ये मुहफ़िज़ का काम करेगा। तो देखिए हमें सस्पेक्ट हो रहा है तब हमें क्या करना चाहिए, तुरंत जो है हिफाजत करना चाहिए। खत्मी है, खुबाजी है, सपिस्ता है, हमें जो है एक तरह का हिफाजत के लिए, कोटिंग के लिए, क्योंकि दवाई जो होती है म्यूसिलेज होती है, इसके अंदर ये कोटिंग करेगा। जब कोटिंग करेगा तो हिफाजत हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो माइक्रोब्स होंगे वो इन्वेड नहीं हो पाएगा। जब इन्वेड नहीं हो पाएगा
अपना एक्शन वहां नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिटो पड़ा होगा, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, दोनों मिलेंगे, या फिर ये कोटिंग जब वहां पे कर देगा तो साइटोकाइन या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं उसका लेवल कम हो जाएगा, उस से रुक जाएगा। तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? ये बही दाना जो है 5 से 7 ग्राम लें, खतरी जो है 5 से 7 ग्राम लें, खुबाजी 5 से 7 ग्राम लें, सपिस्ता ना 9 अदद लें। उन्नाब क्या है, हमारे जो हेल्थ है वो एतदाल रखता है। ये क्या रखता है? एतदाल रखता है, और ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। एक तो ब्लड प्यूरिफायर करेगा और एतदाल पे रखेगा। मॉडर्न में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लड का पीएच है वो मेंटेन करेगा, बफरिंग एक्शन का काम करेगा। ये चीज है, जब भी हमें इस्तेमाल करें इस नुस्खे को हमें चाहिए जोशानबे की शक्ल में, ठीक है। और जोशानबे जब भी इस्तेमाल करें शरबत जंजीबिल दें। अब जंजीबिल इसलिए देते हैं, जिंजिरोल है। जिंजिरोल का जंजीबिल जो है, जंजीबिल के जो अंदर जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो जिंजिरोल होता है। और जिंजिरोल जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है, या इंटरल्यूकिन्स हो, या नेक्रोसिस फैक्टर हो, या अदर्स फैक्टर हो, या सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हो, या मार्कर्स हो, उसको क्या करता है? जिंजिरोल जो है कम करता है। अब खमीरा मरवारिद, जो खमीरा मरवारिद है, मरवारिद पर्ल के माने में आते हैं, ये मरवारिद जो है इसके अंदर कैल्शियम कंटेनिंग है, जो इम्यून मॉड्यूलेटर का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसी तरह के तिरियाक वबाई, जिसे मैंने बताया तिरियाक वबाई में क्या है, है, जाफरान है, इल्वा है, तो तिरियाक वबाई देना चाहिए। इससे हमारा जो जिस्म का जो है अखलाक जो है वो जो है तवाजन पे रहता है, और एंटीमाइक्रोबियल भी रहता है। अब स्टीम जब भी इनकबाब करें तो अर्के अजीब से हम इनकबाब करते हैं। ये क्या करते हैं? उरुक खुशका को कुशादा करता है, ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। अर्के अजीब का जो अगर हम भाप लेते हैं, ये क्या करता है? ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। ये ब्रोंकोडायलेटर का काम जब होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? मेंथोल होता है, जैसा कि सत्य पुदीना, सत्य अजवाइन और काफूर। सत्य पुदीना जो है इसमें 2 हिस्सा होता है, और काफूर जो है 2 हिस्सा है, और सत्य अजवाइन जो है, ठीक है, 1 हिस्सा होता है। जब तीनों को रखते हैं तो अर्केजीब कहलाता है। और ये का भी काम करता है, और ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर का भी काम करता है, और एनाल्जेसिक भी होता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी है, और त्रियाक का भी काम करता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब भी वबा हो तो इसहाल होने के चांसेस कभी कभी बढ़ जाता है, और कै होने के भी चांसेस होता है। तो अर्केजीब जो है अगर इसको ओरली भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, 2 गुण। जोशादा फॉर सेकेंडरी केस प्राइमरी केस में क्या फर्क है? जब डायरेक्टली कांटेक्ट होता है एपिडेमिक या पेंडेमिक सिचुएशन में, वो प्राइमरी केस कहलाएगा। जब किसी के जरिए फैले, स्प्रेड हो, ये सेकेंडरी केस कहलाएगा। तो जोशादा फॉर सेकेंडरी केस या एक्सपोज्ड हुआ है लेकिन असिम्प्टोमेटिक है, तो वहां पे जो हमें कोशिश करना चाहिए, ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी, ओसिबम सैंक्टम रिहा जिसे कहते हैं, देखिए तुलसी जो है, बर्गेरिया की बात करें, ओसिबम सैंक्टम की बात करें, ये जो खुद जो है एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है और दाफे सवाल का काम करता है। मर्ज वफा में जो है जब भी हो वबा, तो हमारे जो है रूहे हैवानी हो, रूहे नफसानी हो, या रूहे तबी हो, ठीक है, अक्सर डिस्टर्बेंस होता है, तो हमारे जो रूह की हिफाजत भी करता है, और एंटी माइक्रोबियल भी होता है, ब्रोंकोडायलेटर का भी काम करता है। गुले बनफ्सा वायला ऑडोरेटा, ये खुद है एंटी माइक्रोबियल का काम करता है, ये ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर का काम करता है। गुले गाउसुबा बोरेगो ऑफिसिलिस, ये खास करके इसके अंदर जो है बोलिन मिलता है, और ये जो होता है एंटी ट्यूसिसिव एक्शन रखता है। गुले सुर्ख रोजा डमसिना, ये जो है इसके अंदर वोलेटाइल्स होते हैं, वोलेटाइल्स ऑयल्स होते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल का काम करता है, और लेक्सेटिव का भी काम करता है, और हाजमा को भी ठीक करता है। और जिंजबिल इससे पहले मैं बता चुका, जिसके अंदर जिंजिरोल होता है, जो मेजर एल्कलॉइड होता है वो जिंजिरोल होता है। जिंजिरोल का बहुत सारा एक्शन है, वो एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी एस्टेमेटिक होता है, बहुत सारा फंक्शन है। तो इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? जब भी जोशादा फॉर सेकेंडरी केस के लिए हम करें तो हमें शरबत खांसी करना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी केस है, यहाँ पे बुखार होने का जो है चांसेस होता है कुछ हद तक, तो हमें शरबत खांसी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में जो है शरबत जिंजबील भी इस्तेमाल करना चाहिए,
और जो है खमीरा भी इस्तेमाल करना चाहिए, जवारिस जालिनूस भी इस्तेमाल करना चाहिए। जवारिस जालिनूस जो है जो सर से 5 इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में तिरियाक वबाई और स्टीम जो प्रीवियस मेडिसिन है उसको हम ऐड किए जा रहे हैं। इसी तरह तीसरा फॉर प्राइमरी केस, यानी माइल्ड कोविड-19 सिम्टम्स हमें दिख रहा है, प्राइमरी केस है, तो अस्लुसूस जिसे हम कहते हैं, अस्लुसूस ग्लेब्रा करते हैं, इसको मुलेठी कहते हैं। इसके अंदर मुलेठी के अंदर क्या होता है, सपोनिन होता है। ये सपोनिन जो होता है एक टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, जैसा कि आपने देखा होगा हमदर्द का एक मेडिसिन है स्वालिन, उसका जो खास है मुलेठी। और मुलेठी जो आता है इसके अंदर क्या होता है, सपोनिन होता है, जो फ्रॉथ प्रोटेक्शन को रोकता है, ठीक है, और साथ में जो है झाग बनने से रोकता भी है, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने से भी ये रोकता है, एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। तिब्बी यूनानी में कहेंगे कि उरुकी खुशना को कुशादा करता है, इट एक्ट एज ब्रोंकियोडायलेटर, ये ब्रोंकियोडायलेटर का काम करता है मुलेठी। और एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी तो ही है, और काफी स्वाद का भी काम करता है। तो अस्लुसूस है। दूसरा है दारचीनी, जेलेनिकम, ये मिल गया है उसमें, पता नहीं कैसे। इसके अंदर क्या होता है, सिनामिक एसिड होता है। सिनामिक एसिड जो होता है थर्मोजेनेसिस का काम करता है, सिनामिक एसिड जो होता है थर्मोजेनेसिस का काम करता है। और आपने देखा होगा जो लोग बहुत मोटे होते हैं, जो लोग ओबीज होते हैं या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मुब्तला होते हैं, ऐसे लोगों में क्या होता है, ठीक है, वबाई अमराज होने के चांसेस ज्यादा होता है, या और दीगर अमराज भी होने के लाभ होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। तो सिनामम जेलेनिकम दारचीनी जो कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सिनामिक एसिड होता है, और सिनामिक एसिड होता है ये थर्मोजेनेसिस का काम करता है, और बॉडी में हीट को जो प्रोड्यूस करेगा। साथ में इसका एक्शन ये देखा गया है थायरोक्सिन हार्मोन के बराबर देखा गया है इसका, और जब जिस्म में थायरोक्सिन हार्मोन का कमी हो तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और मोटे लोग ज्यादा मुब्तला होते हैं मर्ज वबा में, और पतले लोग इसके बनिस्बत कम, बशर्ते उनका सेहत सही हो। इसी तरह फिलफिल दराज या फिर फिलफिल दराज पाइपर लॉन्गम, ये फिलफिल बाय मिस्टेक हो गया है, पाइपर नाइग्रम है। फिलफिल जो है पाइपर नाइग्रम होता है, और फिलफिल दराज होता है पाइपर लॉन्गम होता है, और इसके अंदर एक्टिव केमिकल कंस्टेंट होता है पाइपेरिन, और वो ये प्रोबायोटिक का भी काम करता है। और आज के दौर में अगर हम मॉडर्न में, जैसे कोविड के दौरान हमने इस्तेमाल करवाया प्रेडिसोलोन, मिथाइल प्रेडिसोलोन, डेक्सोना, तो हमारे पास भी इस टाइप ऑफ एक्टिव केमिकल्स है, जैसा कि फिलफिल दराज फिलफिल के अंदर जो होता है पाइपेरिन मिलता है, इसका एक्शन जो होता है सिमिलर टू स्टेरॉइड होता है, ये दवा की पोटेंसी को बढ़ाता है। अक्सर कोविड में काफी चला, डेक्सामेथासोन काफी दिया गया, और साथ में जो है ये भी दिया गया प्रेडनिसोलोन, लेकिन हम अगर उसके में फिलफिल दराज फिलफिल या जिंजरोल देंगे, ये भी दवा की पोटेंसी को बढ़ाता है। तो हम ये ना सोचे मॉडर्न में प्रेडनिसोलोन है हमारे पास नहीं है, लेकिन हम प्रेडनिसोलोन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर एक्टिव केमिकल कंस्टेंट है पाइपेरिन होता है, ड्रग को बढ़ाता है। और मींस कोई भी हम दवा देते हैं, हमारा मकसद होता है डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द टारगेट साइट ना, दवा जो है टारगेट साइट पे काम करे, कम मिकदार में इस्तेमाल की जाए, और एब्जॉर्प्शन फास्ट हो, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स एक्टिविटी बिल्कुल सही हो, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेटाबॉलिक पूरा ठीक हो। लेकिन ऐसी दवाओं में अगर फिलफिल दराज या फिलफिल देंगे, क्योंकि इनकी पाइपेरिन जो है इनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। और इनके साथ साथ जो है शरबत खांसी, शरबत जंजीबील। हाँ, अब बुखार बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, हब्बे बुखार देना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 अदद जो है 2 से 3 मरतबा देना चाहिए। और मुंह करवाहट होता है, और जवारिस आंवला यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। और ये फिक्र ना करे पेशेंट जो है डायबिटिक है कि नॉन डायबिटिक है, ऐसा नहीं है। तिब्बी यूनानी में कहीं ये नहीं कहा गया है जवारिस खमीरा माजून नहीं खिलाना है, ठीक है। तो ये ना सोचें कि जवारिस आंवला या खमीरा हम देंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें देखते हैं 2 तरह के फैक्टर दिखते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें देखना है कि उस कंडीशन में पेशेंट को बचाना है, लाइफ सेविंग करना है, ठीक है। ये नहीं देखना है अगर उसको जो है डायबिटिक हो भी जाए, अगर कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ जा भी जाए, फिर भी हम जो है उसकी लाइफ सेविंग कर सकते हैं, इसीलिए ये घबराना नहीं है। शरबत जंजीबील, हब्बे बुखार यहाँ इस्तेमाल कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बुखार लाइक सिम्टम चांसेस था, लेकिन यहाँ पे माइल्ड कोविड-19 सिम्टम हो चुका है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी केस। तो यहाँ पे हब्बे बुखार या और साथ में जवारिस आंवला इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम फिर नेक्स्ट आगे फिर सोचेंगे कि जोसंता फॉर मॉडरेट टू सीवियर, अगर यह मॉडरेट टू सीवियर है, इस कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए। देखिए
कुछ दवाई वहां से हम रिपीट करेंगे। जैसे असलुसूस है, वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले अरूसा नहीं था, बल्कि अरूसा का नाम सुना होगा, अरूसा, इसकी धुनी भी देते हैं। और ये जो है जो सामने जब देंगे इसको, दाफे सवाल का भी काम करता है, और दाफे जिसको नफ्स भी, ठीक है। इसी तरह यहाँ शामिल कर रहे हैं, पाइपर लॉन्गम कर रहे हैं, या और पाइपर नाइग्रम यानी फिलफिलसिया करते हैं। अब यहाँ के इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है तो हमें चाहिए गिलो इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गिलो इस्तेमाल करना चाहिए। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टिनोस्पोरिन 1 एंड टिनोस्पोरिन 2 क्या होता है? एल्कलॉइड होता है। टिनोस्पोरिन 1 एंड टिनोस्पोरिन 2 ये क्या होता है? इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है। ये इम्यून सिस्टम इनहेंस जो करता है, और हमारे जिस्म का जो तबियत है, अब तबियत जो है बेसिकली क्या है? फाइसिस है। तबियत जो है क्या? एक फाइसिस है, पावर है, which is endowed by the nature, regulate the human body, either health or not health। अगर सेहतमंद है तो सेहत को बरकरार रखा जाए, अगर मर्ज है तो उसको इजला किया जाए। तो हमारे पास जो है तस्करा है गिलो के बारे में, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये बेहतरीन चीज है, ये इम्यून सिस्टम को, और इसके अलावा एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी है। इसी तरह हबतुस सौदा कलौंजी कहते हैं, नाजिला सटाइबा, इसमें हदीस भी है, इट कैन क्योर ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डेथ। ये मर्ज के अलावे हर चीज, हर मर्ज का इजला कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर नाइजिलिन जो होता है, नाइजिलिन जो होता है ये भी एल्कलॉइड होता है, और खास करके एंटी कैंसर एक्टिविटी भी है, एंटीवायरल एक्टिविटी भी है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है। और क्लोंजी भी तो काफी रिसर्च हुआ है गल्फ में, कैंसर के डिफरेंट टाइप्स में हुआ है, और ड्यूरिंग कोविड में दिखा गया है। कुछ जो है एंटी कैंसर ड्रग का भी ट्रायल हुआ, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं किया इसको, लेकिन हमारे पास जो है क्लोंजी का इस्तेमाल है। और नाइजिलिन जो है ये जो है कुत मिदाफियत को बढ़ाता भी है। इसी तरह चिरेटा, सवर्सिया चिरेटा, कसबतुस जरीरा भी बोलते हैं, सवर्सिया चिराटा और कसबतुस जरीरा भी कहते हैं। इसके अंदर चिराटिन होता है। इसके अंदर क्या होता है? चिराटिन होता है, जो क्या होता है? ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। और हिंदुस्तान में इसकी जगह पे ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। सवर्सिया चिराटा की जगह हिंदुस्तान वाले ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, जिसको कालमेघ कहते हैं। देखिए ये खुद जो है कोते तबैया की भी इस्लाह करता है। कोते तबैया, चाहे कोते गाजिया के अंदर जो भी कोत हो, जाजिबा हो, मासिका हो, हाजिमा हो, दाफिया हो, हाँ, उसको ये बैलेंस रखता है। और ये चारों कुव्वत जो है बॉडी के अंदर जो है हर सेल में पाई जाती है। जाजिबा है, मासिका है, हाजिमा है, दाफिया है। अगर ये कुव्वत ना मिले तो हमारे जिस्म में जो ये प्यूरिन है और पिरिमिडिन है, ये आपस में बेस सीक्वेंस नहीं कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा? टर्मिनेशन कोडन आ जाएगा, स्टॉप कोडन आ जाएगा, नॉनसेंस कोडन आ जाएगा, प्रोटीन कोडिंग रुक जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ओकरे है, अंबर है, ओपेल है, ठीक है, ये टर्मिनेशन कोडन कहलाते हैं, टर्मिनेशन कोडन कहलाते हैं, नॉनसेंस कोडन कहलाते हैं, स्टॉपिंग कोडन कहलाते हैं। तो हमारे जो कुछ तबैया है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे जिस्म के लिए इस तरह का काम करता है। इसी तरह जंजबील है, जाफरान। अब जाफरान की खास बात है, कई स्टडी भी है, जाफरान जिसका बॉटनिकल नेम है कोरोकस स्टाइबस, इसके अंदर क्रोसिन मिलता है, जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिलता है वो क्रोसिन मिलता है। और क्रोसिन जो होता है, इसका जो क्रोसिन होता है वो थर्मोजेनेसिस का भी काम करता है, और एनाल्जेसिक का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर का भी काम करता है, और प्रोबायोटिक का भी काम करता है, और एंटीट्यूसिव का भी काम करता है, और ब्लड थिनर का भी काम करता है, और जो थ्रोम्बोसिस होता है ना, उसको भी रोकता है। थर्मोलाइट इसके साथ जो है हेमोलाइटिक जो है एक्सेस का भी काम करता है कोरोकस स्टाइबस, क्योंकि इसके अंदर एक्टिव केमिकल क्या आता है? क्रोसिन होता है। और ये क्या है? जाफरान है। और बीच में जो है कुछ लोग इस्तेमाल भी किए कि इसके बारे में दवाल कुरकुम को अच्छा रिजल्ट मिला है। कुछ लोग जो है डायरेक्टली जो है जाफरान को दूध में घोल के दिया है, अच्छा जो है रिजल्ट मिला है। अब इनको जब भी हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो शाम के शक्ल में करते हैं, शरबत खांसी। अब यहाँ जो है इस मॉडरेट टू सीवियर केसेस में जो है खांसी के इनका बुखार के साथ साथ जो है खांसी के इम्कानात बढ़ जाता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए यहाँ लिंक इस्तेमाल करना चाहिए, लोग सफिस्ता खया संबर करना चाहिए, हबे बुखार करना चाहिए, शरबत जंजीबील इस्तेमाल करना चाहिए, खमीरा मरवाड़ी करना चाहिए, और पॉसिबल हो तो च्यवनप्राश भी करना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है च्यवनप्राश जो है वो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनोमोडुलेटर होता है। चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेद हो, या सिद्धा हो, या होम्योपैथ हो, हर लोगों ने जो है रिकमेंड किया है च्यवनप्राश को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यही है हमारा। थैंक यू सर।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजन एक्सटेंसिव लेक्चर के लिए। कुछ सवाल आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग अब ये क्वेश्चन सेक्शन टाइम है, तो आप लोग सवाल अगर पूछना चाहें डॉक्टर अंजन से तो आप पूछ सकते हैं। मोहन रंगरेज साहब, आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट होकर खुद को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, ओपन रजी अहमद साहब, सवाल पूछिए, जेन्युइन सवाल, कोई दिक्कत नहीं। आई एम रेडी टू गिविंग द आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो भी बताया मेरा खुद का तजुर्बा है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। हम ओपीडी बेस पे पूरे कोविड के दौरान जो है हमने ओपीडी किया है, ठीक है। डायरेक्टली कोविड करके हमने लिखा नहीं है, हमने अमराज वबा के तहत लिखा है। अगर कोविड कहीं ना कहीं बाउंडेशन होगा मिनिस्ट्री का, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करने के तहत जो है ना लिमिटेशन है। ओके, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रजी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम डॉक्टर रजी सलाम। बात कर रहा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जीटीसीएच में हूँ अंजार भाई। जी सर, खुश तो आमदीद मेरा ये क्वेश्चन था जी कि आपने बताया कि कहीं भी जब कभी भी ये इन्फेक्शन तादिया होता है, वबा होता है, तो उसको ग्रो के लिए हमें रतूबत और हरारत की जरूरत होती है, और जी। इसी के लिए आपने मैनेजमेंट में बोला कि रतूबत कम से कम इस्तेमाल कराई जाए। जी। तो रतूबत कम से कम इस्तेमाल करी जाए, लेकिन जब जो कि अभी की जो पैंडेमिक या कोविड-19 के केस में देख रहे हैं हम लोग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मैं भी अपने ये कर चुके, मैं भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ, और ये भी कि जब कभी भी, और अकॉर्डिंग टू बुक भी मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग के, जब कभी भी सेप्टिसेमिया में जा रहा है पेशेंट, तो सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में चला जा रहा है, और वैसी जी। सूरत में हाई लिक्विड यानी कि जो भी हम आईवी फ्लूइड देते हैं या जो भी देते हैं, वो ओवरऑल रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, सीवीपी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है पेशेंट, और इसके बाद अगर हम आईवी फ्लूइड स्टार्ट नहीं करते, वैसी सूरत में मरीज हमारा एआरएस की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो फिर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग हो गया अकॉर्डिंग टू यू। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जॉब है, मैं जहाँ बैठा हूँ ये चेयर है, ध्यान दीजिएगा सर, लिसन टू मी केयरफुली। हाँ, सुन रहा जहाँ हूँ। बैठा हूँ ये कुर्सी है, ये जो है ये सोने का बना दें, चांदी का बना दें, लकड़ी का बना दें, ये चेयर रहेगा, पलंग का शेप ले नहीं सकता है। हमारा यूनानी का आउन फ्रेमवर्क है। आई कैन नॉट कॉम्पेयर विद द मॉडर्न सिस्टम, बट आई कैन अंडरस्टैंड विद मॉडर्न सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, हमारे पास जो है कि वबा फैलने के लिए हरारत भी चाहिए, रतूबत भी चाहिए। क्या चाहिए? हरारत भी चाहिए, रतूबत भी चाहिए, अज़ाम खबीसा भी चाहिए। अज़ाम खबीसा लिखा, उन्होंने कहीं वायरस और ये नहीं लिखा है, लेकिन हमारे पास जो है गैर तबीब बलगम के बारे में लिखा गया है, बलगम मंथन के बारे में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जब लिखा गया है क्या, जब रतूबत कम हो, ठीक है। देखिए हरारत जो है गालिब है, हरारत गुरुत्व दोनों गालिब है, फाइला मुनफिला। जब मैथमेटिकली हम ग्राफ खींचते हैं, एक्टिव और पैसिव, हरारत भी है एक्टिव में और कोल्ड भी है। तो अतिबा कहते हैं कि हॉट में भी इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ब्रुदुत में भी नहीं फैलता है। ब्रुदुत में अगर इन्फेक्शन फैलता तो हम फ्रिज में गोश्त नहीं रखते, कभी नहीं रखते, ठीक है। लेकिन हाँ, फ्लूइड लेना हो तो हमें सिरका शामिल करना चाहिए, हमें सिरका शामिल करना चाहिए। और कोविड के दौरान मेरा खुद का, मैंने देखा है, कोविड हॉस्पिटल में जाता था, वही लोग मरे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, ठीक है। जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, जो आईवी फ्लूइड लिया है, वही मरा है। क्योंकि जब भी फ्लूइड्स ज्यादा देते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म बढ़ता है। डाटा है तो दिखा दीजिए, ठीक है। साइटोकाइन स्टॉर्म और इन्फ्लेमेटरी मार्कर फ्लूइड लेने से बढ़ता है, ना कि फ्लूइड कमी से बढ़ता है। और फ्लूइड कमी से तब होता है जब टॉक्सिसेमिया हो, तसम्मुम हो जाए जिस्म में, और तसम्मुम तब होता है जब इम्तिला कि पेशेंट सेप्टिसेमिया में जाने के बाद, दैट्स आई वाज टोल्ड यू कि सेप्टिसेमिया में जाने के बाद इस सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम डेवलप होने पर फ्लूइड रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है, और वैसी सूरत में अगर हम कम से कम फ्लूइड पे रखते हैं तो मरीज हमारा एआरएफ की तरफ चला जाता है। नहीं जाएगा। हमने क्या कहा, पानी देना है, जरूरत हो तो सिरका शामिल करें, हमने मना नहीं किया डायरेक्टली कि कुछ देना ही नहीं है। हम कहीं कमी करना है, हमने ये वर्ड किया है, कमी करना। तखफीफ वर्ड आया है, तखफीफ के साथ साथ क्या तजफीफ आया है, सुखाना, ठीक है। हमने तखफीफ किया है सर, और पानी हम मना नहीं कर रहे हैं, हम दें, लेकिन सिरका दें, ठीक है, सिरका शामिल करना चाहिए। और आप जो बात बता रहे हैं सेप्टिसेमिया की बात, हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है इम्तिला बहसबुल उइया, इम्तिला बहसबुल कुवा। जब कैफियत और कमियत दोनों में तब्दीली हो जाए, ठीक है, तो जब फ्लूइड ज्यादा लेंगे, हरारत भी हो और रतूबत भी हो, माइक्रोब्स भी हो, इम्तिला होगा तो कंजेशन होगा। उस कंजेशन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ेगा। जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ेगा तो डेथ तो होना ही है,
ठीक है, आप कहीं दिखा दीजिए कोई डाटा अगर है, कोई फकीर कोई गरीब आदमी मरा हो कोविड के दौरान, कोई डाटा मेरे पास तो नहीं है। मेरे एक स्टूडेंट मैंने देखा हाई फाई I have फादर मदर डेथ हुआ। I have the data. Next lecture I will be present on the I have COVID-19. published data, sir. I have published data. I am researcher. I have many articles. Daily. I have clinically treated more than 450 patients. COVID-19. So if you have data, you send me. I will discuss with you. I will raise the questions and submit a project separately in ICMR. Okay. We will discuss. अपना फ्रेमवर्क है। देखिए हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा ना प्रेडिक्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास फिलफिल राज है, फिलफिल सिया है ना, वो करते हैं क्या, इकोस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या कहा, हमारे अतिबाओं ने पहले आर्किबाइडिमुस इस्तेमाल किया है। आर्किबाइडिमुस का किससे इस्तेमाल करते हैं, सेलिक्स कैप्रिया सेलिक अल्वा से करते हैं। उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है, हमारे पास भी है। इकोस्प्रिन हमारे पास भी है, लेकिन नाम अलग है। ओके ओके, थैंक यू। पूछिए और पूछिए सर, वेलकम। नहीं ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर रजी। और भी कोई सवाल आ रहा हो? नहीं, पूछिए पूछिए, मुझे खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अंदर साहब से मेरा एक सवाल है कि आपने जो है डिफरेंट इंटरवेंशंस के बारे में बताया कि प्राइमरी होगा, मॉडरेट होगा, माइल्ड होगा, ये डिफरेंट कैटेगरीज। बीइंग ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, क्योंकि सबको ये एक्सपेक्टेशन होती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या NIU में कोई ऐसा किसी पे मतलब ट्रायल हुआ है क्या, उस तरह का कोई डाटा कलेक्शन है किसी भी लेवल पे, प्राइमरी में हो, मॉडरेट में हो या जब डायरेक्टर के साथ मीटिंग हो तो प्रोफेसर लोग बैठते हैं, और मेरी रिसवाई वहां तो होती नहीं है, लेकिन पब्लिकेशन में मेरी रिसवाई है, मैंने मिनिस्ट्री को भेजा भी है और मेरे पेपर पब्लिश भी है, CCIM को भी गया हुआ है। ये तनवीर भाई बेहतरीन बता सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर जो भी बात करेंगे हमसे नहीं करेंगे, डायरेक्टर से पूछेंगे, और डायरेक्टर जो है वही डिसाइड करते हैं। अभी नुस्खा चल रहा है जो मैं प्रेजेंट किया, वही नुस्खा चल रहा है NIM में, जो अभी लेटेस्ट थर्ड वेव में जो नुस्खा चल रहा है, जो हमारे चीफ फार्मासिस्ट है नफीस सर जो है चीफ फार्मासिस्ट है, हमने उसको सबमिट किया है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से बहुत सारा चीज है, मिनिस्ट्री गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, ऑटोनोमस बॉडी है, और इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है। हाँ, लेकिन मिनिस्ट्री को मैंने फॉलो किया, सारे मुरकबात को फॉलो किया है, ठीक है। इसीलिए वबा के ताल्लुक से क्या है, अगर कोविड कहे तो कहीं ना कहीं कहा के, क्योंकि जो है सीधे जो है हमें अप्रूवल नहीं मिला है ICMR से या WHO से या यूनिसेफ के थ्रू, लेकिन हाँ वबा के तहत जो है अब हमारे पास ऐसी बीमारी का तस्करा वबा में हो, हमीर सैफी ना, जैसे गर्मी खत्म हो बरसात शुरू हो, हमीर सैफी एक ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, और हाथ पैर गल जाते हैं, हाथ पैर भी गिर जाता है। सिर्फ किताब तहसीर में तस्करा है, जिन्होंने किताब तहसीर पढ़ा होगा, हमीर सैफी का तस्करा उसी किताब में है। हो सकता है फ्यूचर में ये भी आए, हमें समझना है। देखिए उस टाइम पे हवाई जहाज नहीं हुआ करते, पेंडेमिक के पीछे हम भागे नहीं, एपिडेमिक था, एपिडेमिक की तरफ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें हर चीज आ जाता है, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो। जब कोविड चल रहा आपने देखा होगा, फ्लूगाजोल भी, इट्रागोनाजोल भी लोग चलाए हैं, क्यों चलाए हैं, लेकिन हमारे पास तो ऐसे माइक्रोब्स का अतिपा ने चल दिया। बोलिए, ये होगी प्रेजेंटेशन। डॉक्टर रागिब आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? डॉक्टर रागिब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं यहाँ पे जो स्कॉलर हूँ जी, मैं कुछ चीज़ें आपसे समझना चाह रहा हूँ सर। जी बोलिए सर। मेरा टॉपिक भी चूंकि वबाई से रिलेटेड है जी, जी। सर, मैं अभी इस पर मुताला कर रहा था, तो डेफिनेशन के ताल्लुक से जो क्लासिकल बुक्स हमारी, तो उसमें सर डेफिनेशन में वबा के ताल्लुक से हवा का जिक्र आता है सिर्फ, और पानी का ज़िम्नी तौर पर कहीं जिक्र आता है। एक तो ये, दूसरी ये कि मतलब जिस तरह से मॉडर्न में डेफिनेशन किया गया है वबा का, इस तरह से क्या हमें क्लासिकल बुक्स में मिल सकती है डेफिनेशन इस तरह से? दुनिया कानून खोजिए, लिखा है किसी मकाम पे वाफर मिकदार में लोग हलाक हो जाए वही वबा है, और उस वबा के पीछे जो है शेख ने कहा है 4 असबाब है, हवा में तगय्युरात, जमीन में तगय्युरात, आसमानी तगय्युरात और अर्जी तगय्युरात, जो है वो 4 है। और हमारे पास ये इंडिकेटर भी है, ठीक है, किताब में, जब वबा होगा तो जानवर जो है बिल से बाहर आ जाएंगे और जो है कछुए बाहर निकल जाएंगे। अब कुछ दिन पहले वबा के अंदर फर्स्ट वेव देखा होगा, कछुए बाहर आ गए थे, समुद्र के किनारे आ गए थे, और हिरन जो है दिल्ली में घूम रहा था, ठीक है। आपने देखा होगा नील गाय जो है बिहार से, जो नील गाय यूपी की तरफ भाग रहे थे, ठीक है, देखा होगा है। तो वाफर मिकदार में अगर हलाक हो वही वबा है।
जी, तो ये एपिडेमिक में आ जाएगा सर। एपिडेमिक में देखिए हमने क्या कहा, अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर जी। एपिडेमिक भी आता है, पेंडेमिक भी आता है। अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा जी। पेंडेमिक हम नहीं करना चाहिए, एपिडेमिक करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला कहेंगे तो एपिडेमिक भी आएगा, पेंडेमिक आएगा। क्योंकि पेंडेमिक में क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग मूवमेंट करेंगे, जी जी ठीक है, उस टाइम पे हवाई जहाज नहीं हुआ करता था। सर ये जी 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 जी, ये जौहर हवा का जो आता है उसमें जौहर से क्या मतलब लेते हैं सर इससे? देखिए जौहर तो जो है, जैसे कि आपने सुना होगा ना एटम के बारे में, जी सर। एटम को जौहर कहते हैं और मॉलिक्यूल को साल्मा कहते हैं, कंपाउंड जी को सर। मुरक्कब कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, जिसे हमने नसीब कहा है, वो एक जौहर है, एटम। और जौहरी ऑक्सीजन। तगयुरात, देखिए जौहरी तगयुरात, जी जौहरी तगयुरात से मुराद होगा, देखिए आपने जब पढ़ा होगा इस्तिहाला, मजानसा, गैर मजानसा, जी दो जी चीज आती जी है। गर्मी जी गर्मी होना चाहिए, जारा नहीं होना चाहिए, और जारे में जारा होना चाहिए, ना कि बरसात हो। तो जब जी मौजूदा मौसम के मुताबिक मौजूदा कैफियत हो, ठीक है, तो इस्तिहाला मजानसा कहते हैं। और जब गर्मी में जो है ठंड होने लगे तो इस्तिहाला गैर मजानसा। गैर और मजान जौहरी जी तगयुरात होती है तो क्यों होता है, जब वाफर मिकदार में लोग मरे तो हवा में तगयुरात आएगा, और हवा में नहीं। जो है कौन वो फसाद होगा, ये कौन जो फसाद होता है, ये जौहरी होता है खास करके, ठीक है। उसके जो है आइदर एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, कुछ से कुछ बन जाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको समझना चाहिए। जी, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना चाहिए। आपने देखा होगा ऑक्सीजन जब भी दिया गया, कुछ पेशेंट मर गए, क्यों? ऑक्सीजन लेने के बाद क्यों मर गया? क्योंकि जब ऑक्सीजन लिया जा रहा है उसके साथ साथ जो है कुछ जो है फंगस भी चला गया, जिसके अंदर उसके जौहरी कैफियत में तब्दीली हो गई। और देखा होगा ना, ऑक्सीजन देने के बाद मर रहा है। और जो लोग ऑक्सीजन नहीं लिया, सिर्फ एक्सरसाइज किया, तो बचा है। सर मीठे को खाने से क्यों परहेज करने के लिए कहा गया सर? देखिए जो स्वीट चीजें होती है वो थर्मोजेनेसिस, जैसा कि क्या होता है, लीवर है, कबिज है, कबिज जो है बावर्ची खाना है, वहां पे क्या होती है, ग्लूकोनेजेनेसिस होती है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। और जब भी हम मीठी चीजें लेते हैं, ग्लूकोनेजेनेसिस हो तो पूरे ब्लड में फैलेगा, तो पूरे ब्लड में फैलेगा, माइक्रोब्स फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि खून जो है पूरे जिस्म में फैलता है। आपने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट को हम क्या करते हैं, डायगोनाइड्स देते हैं, डायगोनाइड्स, मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन का काम क्या होता है, ग्लूकोनेजेनेसिस को कम करना, लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन को कम करना। लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन को कम करेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया जो है कम होगा। जब हम मीठी चीजें लेते हैं कहाँ जाएगा, लीवर में इस्तेमाल होगा, ग्लूकोजेनेसिस होगा, फिर वो क्या करेगा, ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में जाएगा, वो गिजा है माइक्रोब्स के लिए। माइक्रोब्स ग्रोथ कैन नॉट बी ग्रोथ विदाउट स्वीट फूड फ्लूइड्स। जी, मतलब ग्लूकोजेनेसिस ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस उनको इंट्रोपी बढ़ेगा, जैसे इंट्रोपी बनेगा चेंजिंग होगा। आप क्या कीजिए, ग्लूकोज लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज लीजिए, ठीक है, और स्टील के गिलास में पानी डालिए, देखिएगा बाहर जो है सबनम जैसे दिखेगा, ठीक है, तो वो सीधा जो है इंट्रोपी बढ़ा देगा। और गोश्त के लिए भी कहा गया सर, गोश्त को मना किया, क्योंकि जहाँ पे गोश्त की बात ये कहा गया है, गोश्त जब खाने से क्या होता है, यानी जो अफूनत ज्यादा होता है, अफूनत जी अफूनत है ना, क्योंकि जब आप गोश्त खाएंगे हमारा तबीयत जो है उसकी तरफ लग जाएगा पचाने के लिए, तो हमारा जो तबीयत जब उस सब धर लगेगा तो मर्ज का गालिब हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि सबब जो है वो चीज जो मुकद्दम विच अपीयर फर्स्ट, ठीक है, और पहले से हमारे जिस्म में जो है सबब है, ठीक है। गोश्त खा रहे हैं, गोश्त को पचाने में चाहिए टाइम चाहिए, ठीक है, हमारा तबीयत चाहिए। आपने देखा होगा हर कोई गोश्त खाता है, हर किसी को पाचन नहीं होता है, किसी को डिस्लिपिडीमिया होता है। बहुत सारे लोग दिन भर गोश्त खाते रहते हैं, कभी ट्राइग्लिसराइड का लेवल नहीं बढ़ा है, क्यों? उसका तबीयत ठीक है, उसका तबीयत जो है ठीक है, ठीक है। अब कुछ लोग गोश्त खाते ही ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। रोगनियत का सर, रोगनियत का क्या हुआ है? क्या एक्चुअली क्या आता है, रोगनियत के बारे में ये कहा गया है, ये जो है कोटिंग की बात करेंगे। मैंने कहा था हमारा कुछ दवाएं था जो कोटिंग करता था, वो प्रोटेक्टिव लेयर था, ठीक है जी, वो प्रोटेक्टिव था। लेकिन ये रोगनियत जो होता है अटैचमेंट करता है, ठीक है, सरफेस अटैचमेंट। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम नाम सुने हैं ना? जी जी जी, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग जब देते हैं, आपने सुना होगा कोविड के दौरान वो भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये ऑयल लेने से क्या होता है, नेरो काउज करता है। जब नेरोइंग होगा, तसल्लुब होगा, शराइन के अंदर तसल्लुब होगा, जब तसल्लुब होगा तो स्टेगनेंट होगा, और स्टेगनेंट होने से जो है इम्तिला होगा, और इम्तिला होगा तो वहां पे क्या होता है, मादा रुकने की वजह से तसम्मुम हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है। और एक जगह नहीं अगर इम्तिला हो जाए, वहां तसम्मुम हो जाए तो पूरे जिस्म में फैल जाएगा। सर ये से तसल्लुब होता है कि रोगनियत का मिजाज जो होता है ना, जी, समीन की तरफ जाता है।
और अटैचमेंट भी करेगा ये माइक्रो। अटैचमेंट करेगा। सर ये अक्सर बुक में ये लिखा है, जैसे कि खसरा के बारे में, चेचक के बारे में, इसको हैज के खून से जोड़कर लिखा है सर, कि वो गलीज खून होता है जो बच्चे की तरफ आया था, जिसकी वजह से बाद में जो है उसको नहीं, हर किसी ने नहीं लिखा है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, अल-जुदी वल हस्बा का जब कंपेयर करेंगे, वहां लिखा है, वहां सिर्फ ये लिखा था कि वबा में जो है तुरंजबीन, ठीक है, दूध, शराब, मीठी अशिया जो है ममनू है, ये लिखा है। हाँ, सिर्फ लिखा है वो माँ, ठीक है, जिनका हैज बंद हो जाए उनके लिए लिखा है, या फिर जो है कुछ किस पे लिखा है, लेकिन वो वैलिड नहीं है। सिर्फ अल-जुदी वल हस्बा जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो है वैलिड नहीं। और जैसे कामिल सना वाले ने भी लिखा है इसको, और भी कैसे नजर से गुजरी थी, तो इन लोगों ने भी लिखा है, तो ये थोड़ा सा जी नहीं, उस जमाने के लिहाज से लिखा गया था। बहुत सारी चीजें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें इग्नोर करना चाहिए, हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, हमें स्किप कर जाना चाहिए वहां से। अगर आज क्या है, किसी को एपिटेक्सिस हो, है ना, नक्सीर हुआ हो, जालिन उसने कहा है ऐसे लोगों को रस्सी लेके हाथ पैर कस के बांधिएगा तो कहेगा मेरा बच्चे को किडनैपिंग कर रहा है, डॉक्टर जेल कर देगा। सर मेरा टॉपिक जो है थीसिस का, यूनानी अप्रोच इन वबा, करंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के नाम से वो उन्वान है। सर तो आप मुझे इसमें अगर काम करना चाहते हैं तो आपको जो है 3 चीज पढ़ना पड़ेगा। वेन डायग्राम, डू यू नो वेन डायग्राम? मैथ में पढ़े होंगे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, समुच्चय थ्योरी, सेट थ्योरी पढ़े होंगे मैथ में। आपको वेन डायग्राम का स्टडी करना पड़ेगा पहला, फर्स्ट। दूसरा मैडम थ्योरी, मल्टीपल एट्रीब्यूटेड डायग्राम थ्योरी पढ़ना पड़ेगा लिटरेचर सर्वे के लिए। तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा जिट सिस्टम, जस्ट इन टाइम अप्रोच, ठीक है। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा पिको थ्योरी, पेशेंट इंटरवेंशन, कंपैरेटर आउटकम, ये पढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये आप पढ़िए। आप जो लिटरेचर सर्वे करेंगे, एक टाइम बाउंडेशन होगा और उसका भी इंक्लूजन क्राइटेरिया होगा, उसका भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और अच्छे से करेंगे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या बताया मैंने? वेन डायग्राम, मैथ में 9th क्लास में पढ़े होंगे, बिहार बोर्ड का वेन डायग्राम। दूसरा क्या है? मैडम थ्योरी, मल्टीपल एट्रीब्यूटेड डायग्राम थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या है? जिट सिस्टम, जस्ट इन टाइम अप्रोच, वो पढ़ना पड़ेगा समय के साथ, ठीक है। चौथा मैंने क्या बताया आपको, बताइए? पिको मॉडल, इको थ्योरी, पॉपुलेशन, ठीक है। तकाबुल, यूनानी में तकाबुल बोलते हैं, कंपेयर, तकाबुल तजाद, तकाबुल मलका आदम मलका, ठीक है। ये पढ़ना पड़ेगा, कंपैरेटर आउट। इसके बाद क्या है कि हासिल क्या हुआ, इतना जो काम किया क्या मिला, दैट इज कॉल्ड आउटकम, ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी लेटेस्ट थ्योरी चल रहा है पिको, टाइम बाउंडेशन, जब तक टाइम फिक्स नहीं करेंगे नहीं हो सकता। और पिकोट के साथ एस भी जोड़ेंगे। किस जगह करेंगे, क्या यूपी में करेंगे, क्या बिहार में करेंगे, कि दिल्ली में करेंगे, ठीक है। ये चीज है। सर वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। सर मेरा क्योंकि वो है लिटरेचर रिव्यू है, वो लिटरेचर की बोल रहा हूँ। बेसिकली ड्यूरिंग लिटरेचर सर्वे 2 टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, है ना। जी सर, क्वांटिटेटिव भी करना है, क्वालिटेटिव करना है। ये मैं जो बता रहा हूँ लिटरेचर सर्वे, दैट इज कॉल्ड डेस्क रिसर्च, देयर इज नो नीड टू लैब, ओनली आपको लिटरेचर सर्वे करना है। एक टाइम बाउंडेशन, इन्हीं की जिंदगी भर लिटरेचर सर्वे करेंगे, आपका टाइम फ्रेम होगा ना। मैंने क्या कहा था? पिकोट, टी, टाइम बाउंडेशन। और मैंने पिकोस बताया, अभी क्या बताया? एस, साइट कौन सी जगह पे करेंगे, वो भी अब जो है खुदाबख्श लारी पटना में है, ठीक है। आप आगे एनआई में खोजेंगे, बहुत सारी चीज नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जी सर, सब चीज है, देखना पड़ेगा। और आप लिटरेचर सर्वे नहीं करेंगे और पढ़ेंगे नहीं, गाइडलाइंस नहीं पढ़ेंगे। और फिशबोन डायग्राम जो है एक ऐसा डायग्राम है, और एक डेमिंग व्हील, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक डेमिंग व्हील होता है, पढ़िएगा, लिख लीजिए कागज में, डेमिंग व्हील। ये सब टूल्स हैं लिटरेचर सर्वे करने के लिए, ठीक है जी। अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और ये एक प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, उससे मिलेगा आगे। बहुत बहुत सीखने को मिला सर आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया ना। मैं सर आपसे सीख ही रहा हूँ और सीखूंगा जी। और सर आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आगे, बंदा हाजिर है ना। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कोई और सवाल अगर किसी के मन में हो आप लोगों को? सर एक क्वेश्चन मेरा और था सर, ये नीम की शाख का क्या रोल है सर? इसमें नीम की शाख का जिक्र करें क्या? ने कहा है, खास करके हस्बा में लिखा है कि मकान दरवाजे पे जो है नीम का शाख लगता है,
देखिए ध्यान दीजिएगा, नीम के साथ तो वहां पे जो दलील मिलता है कि एक एतदाल पे, एजेडिरेक्टा इंडिका की बात मैं कर रहा हूँ, क्या होता है एतदाल पे जो बैलेंस रखता है, जो तवाजन रखे वो एतदाल पे। दूसरा क्या है मुसफ़ियात का, दूसरा क्या है और क्या है एंटी माइक्रोबियल। और नीम के बारे में यूनिवर्सल है वो क्या होता है एंटी माइक्रोबियल का काम करता है और मजबूत होता है, इन्फेक्शन को रोकता है। जब माइक्रोब्स का एंट्री होगा आप देख नहीं सकते माइक्रोब्स को, लेकिन नीम का पत्ता को दीजिएगा तो सर वो लगाने से भी माइक्रोबियल इफेक्ट आएगा क्या सर उसमें, लगाने से दरवाजे? दो चीज है, रेजिस्टेंस की बात कहेंगे तो नहीं आएगा, जिनको रजिस्ट हो गया स्टेरॉइड ले लेके दवा खा करके उसको, और दूसरी चीज यकीन एतमाद होना चाहिए, तो हर चीज फायदा है। ओके सर। यूनानी बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है। मैंने यूजुअली कहा था कुर्सी जो है कुर्सी रहेगा, पलंग का शेप ले सकता है, हमें यूनानी में ही मेहनत करना है, चाहे गोल्ड का हो, हमारा कुर्सी जो है गोल्ड का हो, चांदी का हो, लकड़ी का कुर्सी कुर्सी रहेगा, पलंग का शेप ले नहीं सकता है। और यूनानी में हर कोई फेमस हो सकता है, मॉडर्न में हर कोई फेमस नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। थैंक यू बस पढ़ने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए जी। और आप जो है हर किसी से सीख सकते हैं। फिशबोन डायग्राम का यही रूल है, जो ट्रेडिशनल आइडियाज है, जो लोग जाहिल हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं, उनसे भी कुछ सीखिए, ठीक है, यही है फिशबोन डायग्राम जी। थैंक यू सर। माशाल्लाह को बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा है, पूरा इलेबोरेटिव लेक्चर रहा आपका। और खास करके आपने जो ड्रग्स के बारे में बताया, इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में, उसके एक्शन के साथ कोरिलेट किया, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा आपका इफेक्टिव लेक्चर रहा। और जितने लोग भी जो लोग भी सुन रहे हो काफी बेनिफिटेड हुए हों। एक थोड़ा सा मेरा डाउट है कि आपने जो जैसे कि मिनिस्ट्री की तरफ से जो हम लोगों को या तो एसिम्प्टोमेटिक या फिर माइल्ड केस ट्रीट करने का ये है कि अगर कोविड का अगर एसिम्प्टोमेटिक हो या फिर माइल्ड हो, फिर लेकिन अगर मॉडरेट या सीवियर केसेस हो जाता है, खास करके स्पेशली जब रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह हो जाता है, तो उसमें मॉडर्न इंटरवेंशन की बहुत ही जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पेशेंट उसमें रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, SpO2 वगैरह फॉल करने लगता है। तो आपने जो बताया कि जैसे कि मॉडरेट टू सीवियर केसेस में हम जो दूसरे टाइप के जो शानदार देंगे, जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड में जो देते हैं उसके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर देंगे, तो अगर पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर या सीवियर हो काफी, तो बजाय हम उसको अपना नुस्खा आजमाने के उसको अगर मॉडर्न इंटरवेंशन की जरूरत हो, अगर जैसे रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट जा रहा है और ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह की जरूरत हो, तो बेहतर है कि हम अपना ना ट्राई करके उसको नहीं उसको भी देंगे एज ए हम एडजुवेंट देंगे, हम मना नहीं किए हैं। जो मिनिस्ट्री करता है, मिनिस्ट्री का एक सवाल है कि आप यूनानी में क्या दे सकते हैं, तो हम मिनिस्ट्री के पर्पज से करें, हम ये दे सकते हैं एज ए एडजुवेंट, डायरेक्टली हम क्लेम नहीं करें कोविड का। हाँ वबा के जिम्मे में बता, हम इसीलिए कोविड नहीं बोले, पहले वबा बोले, कि मिनिस्ट्री यही कहता है कि आप यूनानी में क्या करेंगे, ठीक है। हमारे पास तज़किरा नहीं है, इसकी अलामत निशानियां जो हमारे पास है, तंगी तनफुस हमारी किताब में लिखा है, हमारे यहाँ लिखा है बराज जो है झागदार होगा, इसाल जो है झागदार होगा, तंगी तनफुस होगा, नब्ज जो है शुरू में सही होगा, रैपिडली होगा, पल्स जो है रैपिडली होगा, बाद में क्या थ्रेडी होगा, एक टाइम ऐसा है जहाँ कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, ये बताया गया है, ठीक है। और साइंस जो है किसी मतलब किसी का पार्टिकुलरली किसी सिस्टम का साइंस नहीं है, जरूरत पड़े तो गाइडलाइन को प्रोटोकॉल कहते हैं तो हम दे सकते हैं, और हमारा पर्पस ये होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी बोलिए। बहुत अच्छा सेशन रहा। एक बेसिक क्वेरीज थी मेरी कि जैसे पूरा जो कोविड का एरा जा रहा था, इसमें फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, थर्ड वेव आया, इस पूरे सेशन इसमें जो है ना 2-3 बार हमारे पास गाइडलाइंस आए मिनिस्ट्री के। जी। तो 2-3 गाइडलाइंस में इन्होंने सबसे पहले दिया था कि होम आइसोलेशन में आप क्या कर सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 के पेशेंट्स में क्या देंगे और माइल्ड कोविड पेशेंट में क्या देंगे। बाज़ाब्ता इन्होंने यूनानी की दवाओं में जैसे एसिम्प्टोमेटिक में इन्होंने कहा था कि सफूफ असगंध है, खमीरा मरवारिद है, तिरिया के अरबा या तिरिया के वबाई, अर्के अजीब। इसी तरह से कोविड-19 के जो माइल्ड केसेस थे उसमें जो शानदार था उन्ना बहिदाना शकिस्ता वाला, साथ में अर्के अजीब, खमीरा मरवारिद, हमें मुबारक सीसीआईएम का काम हुआ है उसमें, सीसीआरएम का पे बुखार जो हम लोग इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं, शरबत तूतसिया, लोग सपिस्ता इसका इस्तेमाल था, या फिर और भी चीजें जैसे उन्होंने 2 चीजें और दवाई बताई थी हम लोग, जैसे डायरिया हो तो सफू पे बेलगिरी या सफू पे 3 उन्होंने कहा था कि आप ले। 3 के बारे में। हाँ। सवाल मेरा ये बनता है कि इस गाइडलाइंस के थ्रू
क्या NIM के OPD में हम आप लोग क्या फॉलो कर रहे थे? कोविड के केसेस या माइल्ड यहाँ पे क्या है ना, जो पेशेंट आते आप हैं, लोग कुछ इस तरह मैंने की ऐसे भी follow पेशेंट नहीं देखा किया? जो कोविड पॉजिटिव डर के मारे नहीं कहा कोविड, वो जानता है कि मॉडर्न जाएंगे तो है ना गला घोट डालेगा, यूनानी में जाएंगे तो भगा देगा। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो जानते हैं कि अगर मॉडर्न वाले के पास पहुंच गए तो गला काट देगा, और यूनानी में अगर बताए कोविड हुआ है तो घुसने नहीं देगा। तो ठीक है, तो समझते थे कि इसको कुछ तो कुछ है, तो हम अपने हिसाब से जो यूनानी की जो नुस्खा है यहाँ दिया करते मिलता था, ये देते थे। कुछ लोगों को बाहर से लिखते थे, वो ले आते थे, उनको बोलते थे कि आपको बाहर नहीं निकलना है, लोगों से मिलना जुलना कम है, यहाँ तक कि अगर आपको खाना पीना भी हो जहाँ रहते हैं वही रहिए, बच्चों को भी मत मिलिए, और जो भी चाहिए वो लीजिए। और रुतुबा मैंने शुरू से यही रखा है कि पानी कम पीजिए, अगर पीना हो गर्म पानी पीजिए, सिरका डालिए, जामुन का सिरका हो या सेब का सिरका हो, ये कीजिए। हाँ, जरूरत पड़ने पे मॉडर्न की जो दवाएं हैं उसको भी लीजिए। हालांकि मैंने एजीथेरल, एलेम्बिक कंपनी का एजीथेरल मैं खूब चलाया हूँ ठीक है, जरूरत पड़ने पे डोलो भी दिया हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आज भी जो है, ठीक है, कम से कम आज का जो OPD है मॉर्निंग में 450 पेशेंट मॉर्निंग की OPD, लेकिन उसमें जो है मुझे लगता है 50% पेशेंट नजला जुकाम सर्दी खांसी देते हैं दवाई। मॉडर्न को हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन लोग पूछते हैं भाई आप यूनानी में क्या है। यहाँ तो आर के अजीब भी नहीं बोलता, यहाँ बोलता है आर के अजीब, यहाँ आर के अजीब भी नहीं बोलता, यहाँ बोलता है आर के अजीब, और फायदा हो रहा है। मेरा सवाल यही था अंजर जी सर, कि इस दौरान में जैसे मिनिस्ट्री ने कुछ तो लिख के भेजा ना कि आप इस तरह के सिम्टम्स को ये सारी ये करें, NIM क्या कर रहा था यूनानी दवाओं को लेकर उस वक्त, समझना चाह रहे हैं? इस पे मैं कोई कमेंट दूंगा नहीं, वो आप भी जानते हैं। डिस्कशन हो कि आप लोग अभी क्या जो वहाँ पे है कर जैसे रहे हैं, क्या है हमको इस ना, तरह अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, फंडिंग, अभी जो है आजादी का अमृत महोत्सव में मैं NIM का नोडल ऑफिसर हूँ, ठीक है, बड़ी मुश्किल से दवाई, पैसे नहीं आता है, कहाँ से मंगाए। खमीरा मरवाड़ी जितना हमें बांटना चाहिए 400, हम 150 बांटते हैं, पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे ये लगा नहीं सकते हैं वहां से मिनिस्ट्री से आने के बाद ही, और IMPCL वाले बाकी देंगे नहीं, तो एक लिमिट है कहीं ना नहीं, कहीं। ये सब तो खैर हर इंस्टीट्यूट में चल रहा है। मेरा ये मामला था कि कोई इस तरह का प्रोटोकॉल डेवलप हुआ नहीं, नहीं हुआ, नहीं इस हुआ, तरह से प्रोटोकॉल डेवलप नहीं हुआ है। जो हमने ये जो अभी नुस्खा शेयर किया है, इसी नुस्खा को कंबाइन करके यहाँ पे बंटवारा जा रहा है। अच्छा जी जी, लेकिन नुस्खे फिर भी वही जुसंदा हुमा के तौर पर, जुसंदा वबा। एक क्वेश्चन और आप ही के एक्सपर्टीज होगी, असल क्या है ना, मिनिस्ट्री की अभी ये थर्ड वेव में इंटीग्रेटेड जो अप्रोच लिस्ट है, आई जिसमें से ये सब लोग 8 मिलजुल के पेपर काम करें, सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो अच्छा से काम हो सकता है। इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पटना तिबिया कॉलेज काफी लीडिंग कर रहा है आज के दौर में, यूनानी काफी पटना में तरक्की कर रहा है, जैसे आप लोग इतना फैला रहे हैं अच्छे से, और उसकी जो प्रपोजल देखा मिनिस्ट्री का, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बजट भी है, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। असल क्या है ना, बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने को नहीं वाली बात हो जाती है, जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। जबकि क्या है, क्वेरीज होंगे, सवाल से घबराना नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री सवाल पूछेगा, हम हर सवाल का जवाब देंगे, एक लिमिट होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, तो कुछ बाउंडेशन है जो मैं बोल नहीं सकता। एक बस बहुत जाते जाते सरसरी तौर पे एक सवाल ये था कि टोटल कितने पेपर आ चुके हैं यूनानी में अब तक कोविड को लेके, और किस तरह के पेपर्स हैं? पेपर जो है, अगर ऐसे तो कम से कम 20 पेपर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो रेपुटेड जर्नल की बात कहें, पबमेड इंडेक्सिंग जर्नल की बात कहें, या मिडलाइन स्कोपस की, स्कोपस या वेब ऑफ साइंस की बात करें हैं, उसमें जो है ओनली 6 पेपर है, जिसमें 4 मेरा ही है, 3 की मैं खुद करस्पॉन्डिंग ऑथर हूँ, एक जो है मेरे भाभी के साथ है मेरा पेपर, जो अरब में रहती है, वो भी यूनानी से की है, सैदला से की है, 4 तो मेरे ही हैं, और एक जो है सादिया निखत, उनका भी अच्छा जर्नल में पब्लिश हुआ है, 5.6 इम्पैक्ट फैक्टर, मेरा कम है, मेरा 3.5 इम्पैक्ट फैक्टर है। हाँ, सादिया निखत जामिया हमदर्द से उनका है, और कुछ लोग जो है सिलिको ड्रग डिजाइनिंग पे किए हैं, सिलिको ड्रग डिजाइनिंग पे किए हैं। पीजी स्कॉलर सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, सुन रहा हूँ सर। सिलिको ड्रग डिजाइनिंग पढ़िएगा कि यूनानी को कहाँ तक ले जा सकते हैं, सिलिको ड्रग डिजाइनिंग और रिवर्स फार्माकोलॉजी, ये दोनों चीज पढ़िएगा आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर, ये एक्सटेंसिव लेक्चर के लिए। वबा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और खास के जो वबा के मैनेजमेंट में जो हमारे उसूल हैं उस पर आपने बात करी, और फिर उससे आगे जाके आपने मुफरद और मुरक्कब जो दवाएं इस्तेमाल हो सकती हैं, फिर उनका पूरा असेसमेंट की किस तरह से मिजाज क्या है उनका, और फिर आपने हवाओं के इस्लाह की भी बात करी, इंडोर आउटडोर की आपने बात करी। ये काफ़ी एक्सटेंसिव लेक्चर रहा यूनानी में
अमराज वबाई को समझने का, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिनॉप्सिस है, जैसे डॉक्टर राघव आपसे भी इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उनकी एक सिनॉप्सिस है कि वबा के ताल्लुक से यूनानी में अब तक जो काम हुआ है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकती है, उस पर हम लोग उसको यकजा कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, उनको बोलिए, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से भी आपसे बात होगी। इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा रहा एज पर एक्सपेक्टेशन। इंशाल्लाह फिर आगे कभी हम आपसे जुड़ेंगे इन चीज़ों को लेके।